नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार मीना स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दुनिया भर में लगभग हर साल 4.5 लाख लोगों की मृत्यु अकेले अस्थमा या उसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण है जो कि हो जाती है। अफसोसजनक बात यह है कि हमारे भारत में लगभग इन 4.5 लाख लोगों में से 50% लोग, मतलब 2 से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हर साल अस्थमा या उसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण होती है। आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग दुनिया भर में 335 मिलियन लोग हैं जिनको कि अस्थमा है, और हमारे भारत में इसमें से लगभग 35 मिलियन लोग हैं जो कि अस्थमेटिक हैं। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि उन्हें अस्थमा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो अस्थमा का जो सबसे पहला कारण जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के जो कि पूरक होते हैं। यहाँ पर यह जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और उस बेस पर है जो कि डिसाइड होता है कि इस व्यक्ति को अस्थमा भविष्य में होगा या नहीं होगा। जेनेटिक्स न केवल अस्थमा के ऑनसेट को डिफाइन करता है बल्कि उसके ट्रीटमेंट में भी कुछ हद तक है जो कि योगदान देता है। एक ग्रुप जिसका कि नाम अक्सर आपने सुना होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का उपयोग अस्थमा के अंदर इसके ट्रीटमेंट और कंट्रोल में किया जाता है। कुछ व्यक्ति जिनका कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप होता है उनमें यह दवा या यह मेडिसिन जो है जो कि काम करना बंद कर देती है, और उस व्यक्ति को हम कितना ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दें उस व्यक्ति के अंदर वह काम नहीं करते हैं और उन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अलग साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। तो यह सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जेनेटिक्स अपने आप में है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। अक्सर यह देखा गया है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं उनका जीनोटाइप लगभग है जो कि सेम होता है, और उनमें अस्थमा होने की रेट है जो कि अलग अलग पाई जाती है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि जेनेटिक्स के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा योगदान है जो कि अदा करते हैं। अस्थमा के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। यूँ तो देखा जाए तो रिस्क फैक्टर है जो कि पूरी ज़िंदगी भर ही काम करते रहते हैं, लेकिन जन्म से पहले ही यह कहानी शुरू हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति धूल के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही वह धूल के कांटेक्ट में आता है तो उसे अचानक से छींके आना जो कि स्टार्ट हो जाता है। तो यह उस व्यक्ति की धूल से एलर्जिक होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति पर्टिकुलर खाना अगर कोई खा लेता है तो उसके शरीर पर सूजन आना स्टार्ट हो जाता है, या पूरे शरीर में जो कि रैसेज होना शुरू हो जाता है। तो इसे ही हमें जो कि एटोपी कहते हैं, मतलब कि एलर्जिक होने की प्रवृत्ति ही एटोपी है। एटोपी में एनवायरमेंट फैक्टर्स के विरुद्ध, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो भी हैं जैसे कि धूल है, खाना है, या पर्टिकुलर कोई और भी चीज़ हो सकती है, उसके विरुद्ध है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन IgE एंटीबॉडीज़ है जो कि बनने लग जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के सिम्टम्स है जो कि आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जन्म से पहले वो कौन से कारण हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति को अस्थमा हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है प्रीमैच्योरिटी। 37 सप्ताह से पहले अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उनमें टेंडेंसी पाई जाती है कि उन्हें आगे चलकर भविष्य के अंदर अस्थमा हो सकता है। प्रीमैच्योर बच्चों में अमूमन देखने को मिलता है कि उनके जो फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं, जिसके कारण उन्हें भविष्य में चलकर और भी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अस्थमा उनमें से एक है। बच्चे जिनमें कि जन्मजात ही फेफड़ों से संबंधी विकृति मिलती है उनमें भी आगे चलकर अस्थमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं हम मदर के फैक्टर्स के बारे में। अगर मदर स्मोकिंग करती है, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो चाहे पैसिव स्मोकिंग हो, तो उनके बच्चों को अस्थमा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। स्मोकिंग प्रीमेच्योर डिलीवरी को भी बढ़ावा देती है। जो मदर स्मोकिंग करती है उनको बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनकी जो बच्चे की जो डिलीवरी है वह प्रीमेच्योर होगी, और प्रीमेच्योर डिलीवरी अपने आप में अस्थमा के लिए एक रिस्क फैक्टर है। 20 साल से पहले अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो चांसेस हैं कि उनका बच्चा अस्थमेटिक होगा। वहीं अगर 30 साल के बाद में अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उनमें चांसेस है जो कि कम होते हैं अस्थमेटिक होने के। मदर की डाइट भी इम्पैक्ट करती है कि बच्चों को इन फ्यूचर अस्थमा हो सकता है या नहीं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण बच्चों की जो शुरुआती अवस्था होती है उसमें वीजिंग और अस्थमा की जो कि समस्या हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी डेंड्राइटिक सेल और टी रेगुलेटरी जो सेल्स जो होती हैं उनको अफेक्ट करती है। एक स्टडी के अनुसार मैटरनल विटामिन डी इंटेक, मतलब अगर मदर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लेती है तो उनके बच्चों को वह विटामिन डी अगले 3 साल तक वीजिंग और अस्थमा से जो कि प्रोटेक्ट करता है। विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं
अस्थमेटिक होने या ना होने में। अगर कोई मदर एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग कर रही है, विटामिन सी की डोज 500 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से अगर किसी मदर को दी जाती है तो वो टोबैको एक्सपोजर अगर मदर को हुआ है तो उससे उस टोबैको एक्सपोजर से मदर को उसके साइड इफ़ेक्ट से मदर को जो कि प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसके हार्मफुल इफेक्ट से जो कि मदर की रक्षा करता है। नेक्स्ट फैक्टर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, बच्चे जिनमें की वीजिंग होती है और यह वीजिंग रिलेटेड है RSV वायरस मतलब रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस से रिलेटेड है, या फिर यह ह्यूमन राइनो वायरस से जो कि रिलेटेड अगर इन्फेक्शन है तो उन बच्चों में भी आगे चलकर जो कि अस्थमा होने की संभावना बनी रहती है। अन्य फैक्टर्स के बारे में बात करें तो पोल्यूशन मतलब एयर पॉल्यूशन जो है, मतलब एयर प्रदूषण जो है कि वो भी बहुत बड़ी वजह होती है। इसके अलावा ओबेसिटी है, अर्ली प्यूबर्टी भी अस्थमा के चांसेस को बढ़ा देती है। अब हम बात करेंगे एडल्टहुड के फैक्टर्स के बारे में जिसके कारण किसी को अस्थमेटिक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो स्मोकिंग सबसे पहला फैक्टर होता है। स्मोकिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके अस्थमेटिक होने या उन्हें इन फ्यूचर COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होने के चांसेस है जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, अगर कोई व्यक्ति कोल माइन में काम कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति जो स्टोन इंडस्ट्री के अंदर है जो कि काम कर रहा है, उसका एक ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि वह लगातार है जो कि रिटेंट के संपर्क में आ रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति कोल माइंस के अंदर है जो कि काम कर रहा है तो उनके अंदर जो कि अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एडल्टहुड में अगर किसी व्यक्ति को राइनाइटिस है या एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो उनमें भी है जो कि अस्थमा होने के चांसेस है जो कि ज़्यादा पाए गए हैं। पोस्ट मीनोपॉजल महिलाएं जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर हैं उनमें भी अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा पाए गए हैं। पर्यावरण एलर्जी मतलब एनवायरमेंटल एलर्जी जिसके अंदर की कुछ भी हो सकता है, जैसे कि धूल के कण हैं या किसी पर्टिकुलर एनिमल से जो कि एलर्जी होती है, बिल्ली से कुत्तों से एलर्जी होती है, तिलचट्टे की एलर्जी है जो कि स्पेशली मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, इससे भी है जो कि काफ़ी लोगों को एलर्जी है जो कि होती है। और कवक मतलब फंगाई जो होते हैं उनसे भी है जो कि किसी को एलर्जी अगर है तो उनमें भी आगे चलकर अस्थमेटिक होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। शारीरिक गतिविधियों के अंदर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज या व्यायाम कोई व्यक्ति जो कि एक्सरसाइज कम करता है या फिर उसको GERD गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ अगर किसी को है या क्रॉनिक साइनसाइटिस है तो भी उनके अंदर अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि कुछ मेडिसिन से जो कि एलर्जिक होते हैं, जैसे कि एस्प्रिन है या पैरासीटामोल से भी जो कि एलर्जिक हो सकते हैं, तो उनमें भी संभावना रहती है कि वो आगे चलकर या उन्हें कभी ना कभी है जो कि अस्थमा हो सकता है। कुछ भी चीज़ जो कि एलर्जी पैदा करती है, धुएं से जो कि एलर्जी है जो कि हो सकती है। और लकड़ी, गांव में जो कि लकड़ियाँ भी यूज़ में लेते हैं जो कि ईंधन के रूप में यूज़ में ले रहे हैं, उससे भी जो कि एलर्जी हो सकती है, आगे चलकर जो कि अस्थमा का रूप ले सकती हैं। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने पर्टिकुलर मेडिसिन ली, स्पेशली जो कि एस्प्रिन जैसी या एनसेड, एस्प्रिन के ग्रुप जिसे कि हम एनसेड्स कहते हैं, उस ग्रुप से संबंधित कोई मेडिसिन अगर कोई लेता है तो उन्हें तुरंत ही है जो कि अस्थमेटिक अटैक है जो कि आ गया। ऐसे व्यक्ति जिन्हें की क्रॉनिक राइनाइटिस है या साइनोसाइटिस है और वो एनसेड्स ग्रुप की कोई मेडिसिन लेते हैं तो लगभग 7 से 10% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें इन ग्रुप की मेडिसिन को लेते ही अस्थमेटिक अटैक आता है या फिर उन्हें जो कि रेस्पिरेटरी ट्रबल होने लगता है, मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित कोई ना कोई समस्या है जो कि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे लोग जो कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस से ग्रसित हैं या फिर जो कि जिनको नेजल पॉलिप है तो उन्हें ये मेडिसिन जिनमें कि एनसेड, एस्प्रिन हैं, ये सारी मेडिसिन जो है जो कि सावधानी पूर्वक लेनी चाहिए। एक क्वेश्चन पेशेंट जो कि काफ़ी पूछते हैं कि सर क्या ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऑक्यूपेशन से अस्थमा हो सकता है। जैसे किसी का, मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था कि कोई माइनिंग वर्कर है, कोल माइन के अंदर काम कर रहा है तो उन्हें हो सकता है कि आगे चलकर उन्हें अस्थमा हो। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी देखने को मिला है, काफ़ी लोगों में ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर शिफ्ट से संबंधित उन्हें अस्थमा हो, मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट में आता है तब तो वो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में जैसे ही आता है तो उन्हें जो कि अस्थमा या अस्थमा से रिलेटेड है जो कि सिम्टम्स है जो कि आने लगते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है।